सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का एग्ज़ाम एनालिसिस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम के गणित के प्रश्न की, जो दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि ना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे 18 वस्तुएं जो हैं 15 की औसत से बेची गई, तो कुल कीमत क्या थी। तो जब 18 वस्तुएं 15 से कीमत से बेची गई, तो कुल कीमत क्या थी। तो 15 अट्ठे 120, हासिल हो गया 12। फिर 15 कन्ने 15 और 12 27। तो हमें पता चला कि जब हम 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत से हमने बेची, तो 270 रुपये की हमने बेची। लेकिन इसमें पहले दिया गया है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत जो है वो 16 रुपये है। तो 12 वस्तुओं की जो लागत कीमत है वो 16 रुपये है। तो 16 दूनी 32, और फिर 16 करने 16 और 3 19। तो 12 वस्तुएं जब 16 की कीमत से बेची जाएंगी तो 192 रुपये की हो जाएगी, 192 रुपये की हो जाएगी। तो इस वजह से 270 में 192 हम लेस कर दें, कम करेंगे तो कितना बचेगा 8, और इधर क्या हो जाएगा 6। तो 16 में 7 गया तो बचा, 16 में 9 गया तो 7 बचा। अब हमें जो ये 78 रुपये हैं, 78 रुपये जो हैं, 78 रुपये को हमें ज्ञात करना है कि जो शेष वस्तुएं हैं, जो ये 78 रुपये हैं, तो शेष वस्तुएं कितनी हैं 6। तो ये शेष वस्तुएं बाकी हैं 6। तो इन 6 वस्तुओं को हमें 78 में बेचना है। 6 वस्तुओं को 78 में बेचना है, तो हमें प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 13 6 78 होता है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 13 रुपये। तो हमें जो शेष 6 वस्तुएं हैं वो 13 की दर से बेचेंगे, तो हमें ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी, क्योंकि 78 रुपये हमें शेष बचे थे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में, कि यदि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें केवल ये बताना है कि 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी जो है हमें बताना है कि सी वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल वर्ग निकालेंगे। तो 8, 12 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 24, तो 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 3 24। तो हमें पता चला कि इसके ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। तो सी की क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो 3 2 5 3 8। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। टोटल काम है 24, हम 3 से भाग देंगे तो 8 दिन में सी उस काम को अकेले समाप्त कर लेगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में दिया गया है कि यात्रा पर एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, पहले 120 किलोमीटर 60 घंटा प्रति किलोमीटर की गति से, और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल औसत गति क्या हमें बताना है। कुल औसत गति क्या है, तो औसत गति का सूत्र होता है कि जो औसत गति है एवरेज का सूत्र क्या होगा, कुल दूरी जितनी दूरी चली गई है और बटे कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले हम देखें कुल दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर इधर चला
और फिर बाद में फिर 120 किलोमीटर चला है। तो 120 और 120 क्या हो गया, 240 किलोमीटर चला ये, 240। इसके बाद 240 चला। हमें निकालना है कुल समय। समय निकालने के लिए क्या होगा, समय टाइम, या एक चीज़ हमें ये पता है कि स्पीड मतलब जो होती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम या डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा कि नहीं आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पहले वाले का जो तुम्हें दिया है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर को जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो 2 घंटे का समय लगेगा। तो पहले 2 घंटे का समय लगा, प्लस इसके बाद जो अगली दूरी है, जो अगली दूरी है वो भी 120 किलोमीटर है, वो भी 120 किलोमीटर है। अगली दूरी भी 120 किलोमीटर है, ये वाली अगली दूरी भी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। और इसको जाने में उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का तय करना है। तो 120 हमें निकालेंगे टाइम इधर, तो 120 और बटे 80, 120 बटे 80, तो 0 से 0 चला गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो बचेगा 3/2, 3/2 इधर रखेंगे 3/2। तो हमारे पास क्या बचा, 240/2 प्लस का 3/2, 3/2 को हम हल करेंगे तो 2 2 4 3 7/2 आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2, 7/2, 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया। तो अब इसको हम हल करेंगे तो 24 दूनी 48, 480/7, 480/7, तो 7 7 49, तो 7 वाला ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि 49 चाहिए। तो हमें पता चला कि ए और सी ऑप्शन गलत हो गए। अब 7 7 49 नहीं, तो 7 का पड़ा 6 बार, तो 6 बार गया, तो 6 7 42, 42 में हमें क्या बचा 6, तो 60 हो गया। फिर 63 नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, तो लगभग 68 कुछ उत्तर है। तो इस वजह से 68 ऑप्शन में दिया गया 5-7 किलोमीटर। तो इस वजह से हमें पता चला कि जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है भाग देने पर। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर में क्या दिया गया है कि 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। ये स्पीड का अनुपात है, स्पीड का अनुपात जो दिया गया है वो 10:11 है। पहली कार 10 घंटे में, ये पहली कार है और ये दूसरी वाली कार है, 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है। तो दूसरी कार की गति क्या है, दूसरी कार की गति क्या है? तो सबसे पहले हमने चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 500 और समय कितना है 10। तो हमें पता चला कि दूरी जो है इसकी जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये 10 है, 10 50 को डिनोट करेगा, तो कितने गुना है 5 गुना है। इसी प्रकार 11 गुने 5 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। जो दूसरी गाड़ी की जो चाल है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकली, क्योंकि हमें दूसरी कार की चाल ही पूछनी थी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन 55 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। पहली जो दी गई है पहली कार का हमें निकालना है चाल। जब चाल आएगा तो चाल का अनुपात दिया गया, उस अनुपात से हम उस चाल की तुलना कराएंगे। तो 5 गुना चाल है, तो जब ये 5 गुना है तो अगली वाली चाल भी 5 गुना ही होगी। तो चौथे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में डाला जाता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर का मतलब होता है बेलन में डालना है। जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में हमें बनाना होता है तो हमेशा उसका आयतन बराबर होता है। तो इस वजह से गोले का आयतन और सिलेंडर का आयतन
या बेलन का आयतन, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है जो गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का जो आयतन है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। यही दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी वजह से इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको हम V2 मान लेते हैं, V1 और V2। तो इस वजह से V1 बराबर V2, इस वजह से V1 बराबर V2 हो जाएगा, V1 बराबर V2। तो V1 क्या है, 4/3 पाई R की पावर 3 है, तो R क्या है, 9। तो 9 गुणे 9 और गुणे 9 बराबर, इसमें क्या जब पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, 3 गुणे 3 और गुणे एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हमें क्या करना कि सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यही ऊंचाई ज्ञात करनी, बस पाई से पाई कट गया, 3 त्रिका 9 से 9 कट गया, फिर 3 से काटा, 3 त्रिका 9 हो गया। तो 4 3 12 और 12 9 108। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही है, 108 नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमें पता है कि जो 6 से जो सबसे छोटी संख्या हमें 1 2 3 और 4, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसको देखेंगे कौन सी संख्या जो है वो 6 से कटेगी। तो 6 1 के 6 करने 6 बचा 4, इधर 0 आ गया, तो 36 हो गया, फिर बचा 4, फिर उतारा 0, फिर 36 हो गया, 36 हो जाएगा, फिर घटाए तो 4 बचा, 4 बचेगा। अब ये 4 से 6 से हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2, ये 2 बचेगा, जो यही जो 2 है इसमें हम ऐड कर देंगे। तो मतलब हमें पता चला कि जो 1 0 0 जो 2 वाली संख्या है ये 3 से विभाज्य है। हमें ये पता चला कि 1 0 0 2 वाली जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम 11 से भी विभाज्य निकालेंगे जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकली 1 0 0 2। इसी प्रकार से हम भाग देंगे 11 का भाग देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, 1 2 3 4 5, तो जाएगा 9 बार, तो गिनना ही 99, बचा 1 उतार लिया, फिर 0 बचा 1 उतारा 0, ठीक है, भाग न खाई बिंदी, फिर उतारा 0, फिर गिनना ही 99, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 99 बचा, इधर बचेगा घटाने पर 1, और 11 और 1 में जब अंतर निकालेंगे तो 10 का अंतर आएगा, 10 का अंतर आएगा। तो मतलब हमें ये पता चला कि 11 से जो सबसे छोटी जो संख्या है वो 1 0 0 1 0 है, 1 0 है, क्योंकि हमें जो ये 10 वाली संख्या इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जब ऐड करेंगे तो संख्या आएगा 1 0 0 1 0 आएगी। हमें ज्ञात करना है कि इनके अंकों का योग, तो इनका जो अंक है, तो पहले जो 6 से जो विभाज्य वाली 4 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग आएगा 3, और जो 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसके अंक आएंगे 2, इनको हम गुणा कराएंगे 3 दूनी 6। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 लिखेंगे, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो 1 0 0 0 के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 8 बच जाएगा, 9 में 1 जाएगा, और इधर 9 आएगा, तो 98 999, 98 999, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर
क्वेश्चन लिखा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है, 8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बटी थी। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, सबसे पहले कि किसी कक्षा में बच्चों की संख्या x है। मान लेते हैं कि बच्चों की संख्या x है, बच्चा x है, बच्चे x हो गए। प्रत्येक बच्चे को नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 मिली। तो यदि हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा x है और उसे x/8 नोटबुक मिलेंगी, x/8 नोट मिलेंगी, तो ये कुल नोटबुक हो गया, कुल नोटबुक हो जाएगा x × x/8, मतलब x²/8 नोटबुक हो जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बताया गया कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यदि बच्चे हमने x माने थे, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते। तो ये भी तो बच्चों की संख्या है, तो 2 से काटोगे तो 8x आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ये भी कुल नोटबुक हैं, ये भी टोटल नोटबुक हैं और ये वाले भी टोटल नोटबुक हैं। तो 8x और x²/8 दोनों नोटबुकों की संख्या बराबर तो है ना। ये दूसरे कंडीशन पर है, ये पहले कंडीशन पर है। तो हमें पता चला कि जो 8x है वही x²/8 है। जो 8x है, जो 8x है वही x²/8 है, x²/8 है। x से x कैंसिल, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान आ जाएगा 64, x का मान आ जाएगा 64। तो हमें बताना है कि कितनी नोटबुकें बटी थी। या तो हमें इसमें गुणा करा दो या इसमें गुणा करा दो, दोनों तो टोटल नोटबुक हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि 8 में हम x का गुणा कराएंगे 64 का, तो टोटल नोटबुक आ जाएगा, नहीं आएगा टोटल नोटबुक। तो 8 चौक 32, फिर 8 छंग 48, 48 और 3 51, तो टोटल नोटबुकों की संख्या कितनी है, 512 है। टोटल नोटबुकों की संख्या 512 है। या तो हम इससे निकालेंगे तो भी 512 आएगा, क्योंकि 64 × 64 और बटे 8, तो 8 से काटेंगे 8 तो 8 64 और 64 × 8 512 ही होता है। तो चाहे हम निकालें 8x से, ये भी टोटल नोटबुक है, चाहे हम निकालें x²/8 से, ये भी टोटल नोटबुक हैं। तो इस वजह से उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर 512 वाला बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि x इमारत के बीच, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 11वें मंजिल में लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय y उसी इमारत के 51वें मंजिल पर लिफ्ट से जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतिविधियों से यात्रा करना जारी रखता है, तो मतलब रखते हैं दोनों, तो किस मंजिल पर लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। तो हमें ये बताना है कि एक जो x है ये ऊपर की तरफ चल रहा है, x जो है वह ऊपर की तरफ चल रहा है और जो y है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर दोनों लिफ्टें एक साथ मिलेंगी। तो वही स्थान हमें बताना है कि दोनों लिफ्टें एक साथ कब होंगी या एक दूसरे को कब पार करेंगी। सबसे सिंपल ये तरीका है कि हम देखते हैं कि 11वें मंजिल और 51वें मंजिल के बीच में अंतर कितना है, क्योंकि x जो है 11वें मंजिल से ऊपर जा रहा है और y 51वें मंजिल से नीचे आता है। तो 51 और माइनस का 11 जब करेंगे तो 40 मंजिल का अंतर है। हमें पता चला कि 40 मंजिल का अंतर है। इसके बाद ये भी दिया गया है कि x जो है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जा रहा है और जो y है ये 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आ रहा है।
तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का पता चला, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये जिसकी सापेक्ष गति है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष गति जुड़ जाएगी, बस यही सिंपल है। इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम। हमें पता चला कि दोनों मंजिलों के बीच में 40 का अंतर है, और ये हो गया क्या बोलते हैं, ये हो गया 57 और ये हो गया 63। तो दोनों को जो सापेक्ष गति है 7 3 10 और 6 6 12, सापेक्ष गति है 120, सापेक्ष गति आ जाएगी 120। तो 4 3 12, 1/3, तो ये समय है। तो हमें पता चला कि जो समय है वो 1/3 है, समय 1/3 निकलेगा। समय जो हो जाएगा वो निकलेगा 1/3, टी बराबर 1/3। अब हमको पता चलता है कि 40 मंजिल ये हो गई, सॉरी 40 नहीं, 11 मंजिल तो इधर हो गया। 11 मंजिल के बाद हमें और ऊपर जाना है, 11 मंजिल के बाद हमें और ऊपर जाना है। तो शुरू से देखेंगे तो 11 मंजिल पर हम हैं, इसके बाद 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जा रहे हैं, और समय निकला 1/3, यही तो प्रति मिनट का हिसाब है। तो कितना हो जाएगा, 19 या 57। तो 11 और प्लस 19, 11 और प्लस जो 19 है इसको मिला के निकलेगा 30। तो हमें ये पता चला कि दोनों 30वें मंजिल में एक दूसरे को पार करेंगे। या तो दूसरा तरीका ये है कि 11 न लेके हम 51 लें, 51, और फिर 51 में हम क्या देखते हैं कि 63, ये तो 63 गुणे 1/3, और ये नीचे आएगा तो 21 या 63, ये 21 माइनस, इसमें 21 कम कर दो, फिर भी 30 मंजिल बचेगा, 30वां वाला बचेगा। तो दोनों के आधार पर या तो नीचे से मुँह पर जाएंगे तो भी 30 बचेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी 30। तो इस वजह से किसी भी एक को पकड़ते हैं। 11वें मंजिल को 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से चेक करेंगे तो सिंपल जो है 20 उत्तर आएगा। दोनों के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक से चेक करने पर उत्तर मिल जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है, उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये 82 पैसा है। इसके बाद 74.35 रुपये जमा करता है, 74.35 रुपये जमा करता है, और इसके बाद 50 रुपये 17 पैसे निकाल लेता है। इसने जमा किए, इसने निकालिए, इसने जमा किए इधर, इसने निकालिए। तो 15 में 7 जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 7 15, 8 बचेगा, इधर 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर इधर 4 हो गया और इधर हो गया 2, इधर हो जाएगा तो 24.25 हमारे पास बढ़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे, 24.18। तो 8 2 10, 8 1 9, 1 10 और 5 तो 125 आ जाएगा, 125। फिर लिखा है कि वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो उसके पास 125 रुपये हैं, 5 रुपए के चॉकलेट खरीदेगा तो 25 5 125, तो 25 चॉकलेट जो है वो खरीद सकता है, 25 चॉकलेट खरीद सकता है, जिसका मतलब हो गया सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है। तो हमें 12, 20 और 24 का लासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो 12, 20 और 24 का लासा ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 12 के हम अलग अलग फैक्टर कर लें। 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 24 को 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो जो सबसे अधिक बार उसको पहले लिख लिया 8, क्यों 4 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचा 3 एक बार आ गया, ये 3 कैंसिल, बचा 5। तो 8 45, 4 3 12, 120 एलसीएम आ जाएगा, और प्रत्येक में 8 शेष बचेगा तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 128। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, जो 8 शेष बचेगा, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 8 शेष बचेगा तो हमें ऑप्शन में ये देखना है कि जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले 8 माइनस करेंगे तो पहला ऑप्शन बचेगा 100। अब हमें ये देखना है कि 12, 20 और 24 तीनों से क्या 100 कट सकता है, तो नहीं कटेगा, 12 से ही नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन 128 को चेक करेंगे तो 128 में क्या हो जाएगा, 120 बचेगा। तो हम देखेंगे 12 से, 12 दिया हमें 120,
20 से काटेंगे 20 छक्का हो जाएगा, और इसका 24 पंचे हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि 2x + 3 और 5x + 4 को 3:4 के अनुपात में लिखना है, तो इसका ये 3 गुना अनुपात है, 3 गुना अनुपात है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या लिखना है, 2x + 3/5x + 4 बराबर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 गुना का मतलब 3 गुना कह दो, या यहाँ पर घन लिखा होता है कि 3/4 का घन है, तो यहाँ पर घन कर सकते हैं। घन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 × 9 = 27, तो 4 × 16 = 64। जब इसमें हम मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, और जो x का मान निकलेगा उसी का हमें क्या करना है, उसी का हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे उसी का हमें स्क्वायर करना है। तो ये चीज़ें जो है इसको हम हल करेंगे और इसका x का मान निकाल कर सिंपल हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसने 79, 81, 84 और 94 अंक थे, तो 5वें विषय में अर्जित अंक क्या है। तो हमें ये बात पता है कि पहले में कितने अंक हैं, पहले में 79, फिर आएगा 81, फिर आएगा 88 और फिर आएगा 94। तो सबसे पहले इसको जोड़ो, तो 9, 1, 10, 8, 18, 18 और 4 22 हो गया, 2 बचा। तो 9, 8, 17, 8, 25 और 25 और 9 34, 25 और 9 34। तो हमारे पास कितना है, 342 जो है अंक निकला है। अब 85% अंक हैं, हमें एक परीक्षा में 4 विषयों में उसने अंक प्राप्त किए, तो हमें ज्ञात करना है कि 5वें विषय में। तो हमें पता चला कि 85 को 5 हिस्सों में बांटा गया है, 85 को 5 हिस्सों में बांटा गया है, 85 को 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसका जोड़ क्या था, दोबारा इसको जोड़ेंगे तो 9, 1, 10, 8, 18, 18 और 4 22, 9, 1, 10, 8, 18, 18 और 4 22, 2, 9, 8, 17, 17, 8, 25, 25, 9 34, ये आ गया था। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे 85 और गुणे 5, तो 5 25 और 5 40 और 2 42, तो हमारे पास आएगा 425। हमारे पास टोटल अंक 425 है, तो 425 से इसको हम घटा देंगे 25, इधर 3 बचा, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा। तो हमारे पास जो 5वां अंक है वो कितना है, 83 है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल है, हमें चारों को जोड़ लेंगे, चारों को जोड़ने के बाद ये जो 85% है इसमें 5 का गुणा कराएंगे, जो आएगा उसमें चारों को जोड़कर घटा देंगे, तो जो बचेगा वही, तो क्या बचेगा, वही 5वें विषय का अंक बचेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अंक के ऊपर अंकित किया जाता है। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है उसे 25% अधिक अंकित करना है। तो सीपी हमें ज्ञात पता है, सीपी पता है 100, तो हमें जब लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करना है तो एमपी हो जाएगा 125 हो गया। इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया, तो एक को 125 जो अंकित मूल्य है उसके 25% लाभ पर बेचा गया, तो 125 गुणे 20% लाभ का मतलब हो गया 120/100। तो सीधे काटो, 25 से 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 4 से काटोगे तो 4 3 12 30, तो 5 3 15, 150 बचेगा इधर। तो पहले को हल करने में हमारे पास आया 150 रुपये, पहले को हल करने में हमारे पास 150 रुपये आया, 150 रुपये आया, पहले को हल करने में हमारे पास 150 आया। फिर बोलता है कि दूसरी वस्तु को हम 10% हानि पर बेचते हैं, तो 125 का 10% हानि 90/100 हो जाएगा, 90/100।
तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 आएगा। इसके बाद गुणा कराने पर 9 पना 45, तो 450/4। जब इसको हम हल करेंगे तो 4 एकन्ने 4, फिर 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4 बचा 10, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 बचेगा। 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो दूसरे को हल करने में हमें पता है कि 1,1,2.5 रुपये बनेंगे। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। तो इसको जब जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। इसको जोड़ने पर आएगा 0.5, इधर आएगा 2 और 5 और 5 1 6 और 1 1 2, तो 262.5 आएगा। 262.5 आएगा इसका मान, 262.5। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कुल कितने % का लाभ हुआ। हमने बेचा कितने का, हमने बेचा जो है, हमने सीपी जो है 100 रुपये रखा था, हमने बेचा। और जो 2 वस्तुएं हैं तो 2 वस्तुओं का सीपी 200 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो 262.5 हमने 262.5 रुपये का बेचा। हमारे पास जो सीपी है वो 200 रुपये है, तो कितना ज़्यादा है, 62.5 ज़्यादा। किसने में, 200 में, और गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेगा 2 2 3 6, 2 एकन्ने 2, और फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। करने पर हमें 262 रुपये और 5 पैसे प्राप्त हुए। इस वजह से 200 से 262 रुपये 5 पैसों में 62 रुपये 5 पैसे अधिक है। हमें ज्ञात करना है कुल लाभ। तो लाभ में हमें सीपी से भाग देना होता है, इस वजह से भाग देंगे तो 31.25 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हम मान लेते हैं किसी वस्तु का जो लागत मूल्य वो x रुपये है, पहले जो छूट है वो 30% है, तो वस्तु बिकी 70% की, वस्तु बिकेगी 70% से। दूसरी जो है 10% 90% बिकेगी, 90% बिकेगी। और जो ये दोनों वस्तुएं बेचने कितने रुपए में बेची गई, 945 रुपये में बेची गई हैं, 945 रुपये में बेची गई है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो 9 से काटेंगे तो 9 एकन्ने 9, 0, फिर 9 पना 45, फिर काटो 7 से, तो 7 एकन्ने 7, 7 पना 35, बाद 2 जीरो इधर, तो 2 जीरो गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 1500। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वस्तु की जो कीमत थी वो 1500 थी, 2 छूट के बाद, 2 क्रमांकित छूट के बाद वो कितने की होगी, 945 रुपये की हो गई। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, जब 2 साल का अंतर, तो सिंपल सूत्र होता है D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है। ये सिंपल सूत्र है, हम मान रखेंगे। तो हमें दिया गया है ये जो D है, यही अंतर होता है, CI माइनस का SI। CI का मतलब होता है, CI का मतलब हो गया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, और SI का मतलब हो जाएगा साधारण ब्याज। तो जो दोनों का अंतर है उसी को हम D लिखते हैं, तो सूत्र क्या था, सूत्र हमारा है D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। अंतर है 1 रुपये का, हमें P का मान ज्ञात करना है। दर हो गई 10%, तो दर का स्क्वायर लिखा है तो 10 गुणे 10 लिखेंगे, और नीचे लिखा है 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणे 100, तो 100 से 100 चला गया। जब इसको हम त्रिज्या गुणा कराएंगे तो P का मान क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो जो इसका उत्तर है वो पहला वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए
2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए सूत्र था डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, और जब 3 साल का आएगा तो गुणा करा के लिखेंगे हम 3 और प्लस का आर बटे 100 एक्स्ट्रा और लिख देंगे, ये 3 साल का हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है अंतर, जो डी है ये इसमें भी अंतर है तो हमें डी ज्ञात करना है। हमें पता है 10% दर है, तो दर का स्क्वायर करेंगे तो दर आएगा 100। इसके बाद 2000 रुपये लिखें पी, तो पी का मान हो गया 2000, पी का मान हो जाएगा 2000 बटे इधर कर लेंगे 100 का स्क्वायर। अब इधर जो गुणा है तो गुणे में आएगा 3 प्लस का 3 और प्लस का क्या आ जाएगा आर बटे 100, तो आर कितना 10 बटे 100, तो 1/10 आएगा, 1/10। चलो दोबारा लिखेंगे हम, क्या आएगा इसमें, हमें पता है कि जो सूत्र होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर, तो पी का मतलब क्या होगा मूलधन 2000 रुपये आएगा, आर का मतलब हो गया 10%, ये हो जाएगा 100 का मतलब आर का स्क्वायर हो गया, नीचे 100 गुणे 100 हो जाएगा 100 का स्क्वायर गुणे इधर होगा 3 प्लस 10/100 हो जाएगा, 3 प्लस का 10/100, तो 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। इधर देखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, इधर बचा 20, इधर बचेगा 10 33 1 31/10, तो 0 0 काटेंगे तो 31 दूनी कितना हो गया 62 हो जाएगा, 31 दूनी 62, तो 62 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो बी वाला जो उत्तर है 62 नंबर इसका बिल्कुल बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 18 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साझेदार एक्स वाई और जेड ने लाभ का साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 रुपया था तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ ज्ञात करते हैं। हमें पता चला कि इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, तो कहीं ना कहीं हम जेड को कुछ मान सकते हैं, तो हम जेड को क्या मान लेंगे, माना जो जेड है इधर रखते हैं एक्स, इधर रखेंगे एक्स वाई और जेड, तो हम एक्स को मान लेते हैं कि इसने ए रुपया कमाया, तो एक्स का जो है हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, तो ये ए माइनस का 400 हो जाएगा, ए माइनस का 400 अनुपात वाई का जो मान है जेड की तुलना में 200 कम है, 200 कम है, तो ये ए माइनस का 200 हो जाएगा, ए माइनस का 200 हो जाएगा, ए माइनस का 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और अनुपात ये ए था। तो हमें एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये ए का मान है, ये माइनस लगा है बीच में, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है और ये जेड का मान है, तो तीनों का जो योग है वही तो 3000 रुपये है, तो 1 ए 2 ए और 3 ए, तो इधर हो जाएगा 3 ए माइनस 4 और 2 6, तो माइनस का 600 बराबर 3600 के बराबर है 3600, तो 3 ए का जो मान है 3 इधर 3000 है, और जब ये 600 उधर जाएगा, ये पहले 3000 है ना, ये 600 जब उधर जाए तब 3600 हो जाएगा, 3600 होगा, तो ए का मान होगा 1200 रुपये, ए का मान 1200 है। अब जब 1200 है तो हम रखेंगे एक्स वाई जेड के अनुपात में, तो ए का मान 1200 है, तो एक्स जब 400 कम हो जाएगा तो ये बचेगा 800 रुपये, 800 रुपये बचेगा। वाई का मान है ए माइनस का 200, तो जब 1200 में 200 कम होगा तो 1000 बचेगा, 1000 बचेगा, और ए तो 1200 है ही है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने में 2 जीरो और 2 जीरो चले गए, इधर 8 बचेगा, इधर 10 बचेगा, इधर 12 बचेगा, 8 10 और 12 बचेगा, 8 10 12, तो इसको जब हम भाग देंगे 2 से कटेगा, 2 से, तो 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 6 का 12, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कि 4 5 और 6 बिल्कुल इसका बच जाएगा, क्योंकि भाग देंगे उससे 2 से, तो 4 5 और 6 बचेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, माता पिता की औसत आयु 36 है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो माता पिता का मिलाकर 2 हो गए, इनकी औसत आयु 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 72। इसी प्रकार कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, उनका औसत आयु 10 है,
तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, इधर 2 हो गया और 7 3 10, तो 110 टोटल हो गया। तो परिवार की औसत आयु कितनी है? तो टोटल 102 है। परिवार में कितने लोग हैं? 3 और 2 5, 5 लोग हो गए। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 0 आएगा, फिर 5 चौको 20, तो 20.4 लिखा, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि यदि हम माता पिता हैं तो माता पिता को हम 2 मान के चलें। माता पिता हो गए, ये माता और पिता हैं और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो माता पिता की जो औसत आयु वो 36 वर्ष है और जो है 3 बच्चों की जो औसत है वो 10 वर्ष है। हमें एवरेज निकालना है। तो 36 और 10 के बीच में हम कुछ भी मान लेते हैं हम कि हमारा जो एवरेज है 20 है, मान लेते हैं। तो जो माता पिता कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। कितने में? 2 में। और जो बच्चे हैं वो 10 कम है, कितने में? 3 में। तो 16 दूनी 32, ये प्लस का आएगा और माइनस आएगा 30 का। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो अंतर आएगा 2 का, कितने में? 3 2 5 में। जब 5 से भाग देंगे 0.4 प्लस का आएगा, जो ये वाला प्लस का इसमें हम जोड़ देंगे तो सिंपल उत्तर आ जाएगा 20.4 उत्तर आएगा। तो भी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।